विनर द टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन है 60 दिन का होता है, या 90 दिन का, 120 दिन का, या 150 दिन का। तो कितना होता है? मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल याद रखना 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, गुर्दा या हृदय से। तो कहां से स्रावित होता है? तो याद रखना इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। चलिए अगला देखिए। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है, या न्यूट्रॉन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर आयन के कारण? किसके कारण होता है? तो धातुओं में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मेन रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह हो पाना संभव है। चलिए अगला देखिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो बहुत जल्द जो है अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या कैल्शियम? कौन सी धातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम। सीजियम जो धातु है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। अगर ये पानी के संपर्क में आएगा तो तुरंत अभिक्रिया करेगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है सीजियम है। डेली लाइफ में भी इसका एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है, जल्दी ही अभिक्रिया कर लेती है। चलिए अगला देखिए। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, या फिर रिकेट्स, बेरी या एनीमिया? कौन सा होता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी की वजह से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। और ये रोग जो है बच्चों में हो जाता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जबकि वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें ऑस्टोमलेशिया रोग होता है ना। इसको याद रखना। चलिए अगला देखिए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो होती है किस में मापी जाती है? जूल में, वाट, डेसिबल या न्यूटन? किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है या किसकी होती है? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, शुतुरमुर्ग का अंडा, या फिर तंत्रिका कोशिका? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये वाली जो कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? किस ओर होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। चलिए अगला देखिए। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व कौन से ग्रह पे होता है? ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, शनि या फिर मंगल? किस पे है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह? कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है ग्रहों की तुलना में। अन्य ग्रह जो होते हैं उसमें पृथ्वी का ग्रह सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या रेडियस? कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो हड्डी है ये सबसे लंबी हड्डी होती है किसमें? मानव में।
इसका आंसर हो जाएगा फीमर। चलिए अगला देखिए, लोहा जंग क्यों खाता है? लोहा जंग क्यों खाता है, यानी कि लोहे में जंग क्यों लगती है? किसके कारण लगती है? नमी के कारण, या ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के कारण, या दोनों, ए और बी, यानी कि नमी के कारण और ऑक्सीजन के कारण, दोनों के कारण, या कार्बन के कारण? किसके कारण लगती है? लोहा जंग इसलिए खाता है क्योंकि यदि उसको नमी के पास छोड़ दिया जाए और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है। नमी और ऑक्सीजन ये दोनों की उपस्थिति यदि रही तो लोहा जो है जंग लगना स्टार्ट कर देता है। चलिए अगला देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, या फिर खट्टा, या कड़वा, या नमकीन? कैसा होता है? तो याद रखना, अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसमें कौन सी गैस आवश्यक होनी चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है? O2, CO2, N2 या H2, कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही करते हैं। चलिए अगला देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं ना, जो बिजली के बल्ब होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, या हाइड्रोजन? कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन गैस जो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? अधिक रोशनी प्रदान करते हैं। चलिए अगला देखिए, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? यानी कि जब हमको चोट लगती है, जो ब्लड निकलता है, तो वो अगर जो आवश्यक विटामिन है उसकी अगर आपके शरीर में पूर्ति है तो आपका ब्लड जो है जल्दी बहना बंद हो जाएगा, है ना, उसका रक्त का थक्का जम जाएगा। तो कौन से विटामिन के कारण जो होती है रक्त का थक्का बनने में मदद मिलती है? विटामिन ए के कारण, विटामिन बी, विटामिन के, या विटामिन ई? तो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जो होता है जल्दी बन जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, या 38 डिग्री? कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री। 37 डिग्री नॉर्मल तापमान होता है मनुष्य के शरीर के लिए। चलिए अगला देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल के नियम से, जड़त्व के नियम से, गति के नियम से, या ऊर्जा के नियम से? किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगला देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, या ओम, या वाट? क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ओम है। क्या है? ओम, प्रतिरोध, ओम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? गैस का जो आयतन होता है वो किसके कारण प्रभावित होता है? तापमान के कारण, दाब के कारण, या दोनों के कारण, या कोई नहीं? तो आंसर होगा दोनों। यानी कि ताप और दाब दोनों में अगर परिवर्तन किया जाए तो गैस का आयतन भी प्रभावित होता है ना। ताप और दाब के द्वारा किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाना संभव है, लेकिन गैस का जो आयतन है वो ताप और दाब दोनों से भी प्रभावित होता है। चलिए अगला देखिए, कौन सा धातु पानी में तैरता है? कौन सा धातु पानी में तैरता है? सोडियम, आयरन, कॉपर, या जिंक? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु जो है पानी पर तैरती है। सोडियम धातु भी बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, इसे भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो ये भी आग पकड़ लेती है। प्रतिक्रियाशील धातु है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अगला देखिए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? एक डीएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में,
केंद्रक में, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम में? कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। अगला देखिए, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तापमान से, विद्युत धारा से, दाब से या ऊर्जा से? किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा था विद्युत धारा का मात्रक क्या है या विद्युत धारा किससे संबंधित है? ओम से। तो ओम किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। ओम का नियम जो है विद्युत धारा से ही संबंधित है। चलिए अगला है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? सूर्य में ऊर्जा जो आती है वो किस प्रक्रिया के कारण आती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया या दहन? क्या होता है सूर्य में? तो याद रखना, सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण उसमें क्या होती है? ऊर्जा उत्पत्ति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली हम वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ को अपलोड करते हैं, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? फेफड़े, हृदय, गुर्दे या यकृत? कौन करते हैं? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम गुर्दे करते हैं, यानी कि किडनी करती है। अगला देखिए, और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस मानी जाती है। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो आप उनको आसानी से बना पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।